नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के द्वारा हम संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र संविधान की किस भाग के अंतर्गत आते हैं या फिर संविधान के किस आर्टिकल में आते हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक जो है संघ एवं राज्य क्षेत्रों की बात करता है। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक जो है संघ एवं राज्य क्षेत्रों की बात करता है। तो केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य क्षेत्रों का उद्भव कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ी देख लेते हैं। देशी रियासतों का एकीकरण यानी इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, तो ये क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। प्रिंसली स्टेट्स, इनकी एकीकरण। तो आज़ादी के समय, कब? आज़ादी के समय जो भारत में राजनीतिक इकाइयों की 2 श्रेणियां थीं। कौन कौन सी? एक था ब्रिटिश रूल, ये ब्रिटिश प्रोविजन रूल। एक था ब्रिटिश प्रोविजन रूल्स, जिसमें ब्रिटिश सरकार के शासन अधीन होती थी, और एक था देशी यानी प्रिंसली स्टेट्स यानी इसमें राजा के शासन अधीन, या फिर कहा जाए तो इसमें लेकिन राजशाही कौन करते थे? ब्रिटिश ही राजशाही करते थे। तो भारतीय जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत, कब? 1947 के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया, और देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए, जो या तो भारत में शामिल हो जाएं, या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या फिर खुद स्वतंत्र रहें। तो 1947 में 2 राष्ट्र बने, एक अपना इंडिया और एक पाकिस्तान। इनमें से जो बचे देशी रियासतें थीं, इनको ये कहा गया या तो आप भारत में शामिल हो जाओ, या फिर पाकिस्तान में आप शामिल हो जाओ, या फिर खुद स्वतंत्र रहो। तो 552 देशी रियासतें थीं, जो कि किस भूभाग में आती थीं? अपने इंडिया के भूभाग पे आती थीं। किस भूभाग पे? अपने इंडिया के भूभाग पे आते थे ये 552 देशी रियासतें। और इनमें से ये 552 देशी रियासतों में से 549 जो देशी रियासतें थीं वो अपने भारत जो है शामिल हो गए, अपने भारत में शामिल हो गए। और बचे जो 3 देशी रियासतें थीं वो था हैदराबाद, जूनागढ़ और तीसरा था कश्मीर। तो हैदराबाद को जो है पुलिस कार्यवाही के द्वारा अपने भारत में शामिल किया गया, और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा शामिल किया गया, और कश्मीर को जो है विलय पत्र के द्वारा शामिल किया गया। इसके बाद अगर बात करें हम, तो सन 1950 में, कब? सन 1950 में भारतीय संघ के राज्यों को जो 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। 4 प्रकार से वर्गीकृत किया। पहला कौन सा है? ए या पार्ट का, बी पार्ट, फिर सी पार्ट, डी पार्ट। ये ए पार्ट में कौन कौन से? ए पार्ट से लेकर डी पार्ट में कितने टोटल स्टेट संख्या इनकी कितनी थी? टोटल 29 यानी 29 थी। तो इनको जो है इनमें बांटा गया कि कौन कौन से राज्य, कौन कौन से क्षेत्र किनके शासन के अधीन होगा। तो ए में जो है ये जो ब्रिटिश भारत का जो गवर्नर के शासन में था, जो पार्ट ए में थे जितने, वो थे ब्रिटिश भारत में जो है गवर्नर का शासन था पार्ट ए में, जितने भी स्टेट थे पार्ट ए में। फिर भाग जो बी में है, भाग बी में 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन, और कितने? 9 राज्य विधानमंडल शाही शासन थे। इसके बाद जो है पार्ट सी में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन एवं कुछ शाही शासन था, और या फिर जो है कुल 10 जो है केंद्रीकृत प्रशासन था। कितने? कुल 10 केंद्रीकृत प्रशासन थे। इसके बाद बचता है डी। तो डी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप को अकेले भाग जो है इसमें भाग डी में शामिल किया गया। तो इस प्रकार से भाग बी में 9 और भाग सी में 10, टोटल कितनी हुई है? 19। अभी ये अंडमान निकोबार डी में था तो कितने हुए? 20। इसके बाद जितने बचे 9, तो कितने हो गए? ये टोटल 29 हो गए। ए में 9, बी में 9 और सी पार्ट में 10 थे, और डी में 1 था, टोटल 29 हो गए। इस प्रकार से कुछ समिति भी बने, उनके बारे में देख लेते हैं। तो ये धर आयोग या फिर जेबीपी समिति, धर आयोग और जेबीपी समिति क्या है, इसके बारे में थोड़ी देख लेते हैं। देशी रियासतों का जो शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी। क्या थी? देशी रियासतों के जो शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से जो है अस्थायी व्यवस्था थी। तो इस देश के विभिन्न भागों में जो है
विशेष रूप से दक्षिण से मांग उठने लगी, अपने देश के विभिन्न भागों या विशेष रूप से दक्षिण भारत से जो है मांग उठने लगी कि राज्यों का जो है पुनर्गठन भाषा के आधार पर होनी चाहिए। किस आधार पर? भाषा के आधार पर पुनर्गठन होनी चाहिए। तो जून 1948 में भारत सरकार ने धर की अध्यक्षता में जो है एक भाषाई प्रांत जो आयोग की नियुक्ति की। क्या की? एक भाषाई प्रांत की आयोग की जो है नियुक्ति की। और इस आयोग ने जो है, जो धर की अध्यक्षता में जो आयोग था, तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है दिसंबर 1948 में पेश की। कब की? आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की और आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का जो है पुनर्गठन भाषाई कारक की बजाय, किसके? भाषाई कारक के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। तो इसमें जो है अत्यधिक असंतोष फैल गया और परिणाम स्वरूप जो है कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। तो कब? 1948 में कांग्रेस द्वारा जो है दिसंबर 1948 में एक अन्य जो भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। इसमें कौन कौन शामिल थे? जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितारामैया शामिल थे, जिसे हम जेबीपी समिति के रूप में जानते हैं। तो जेबीपी समिति में कौन कौन शामिल थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितारामैया ये शामिल थे। तो इसे जेबीपी समिति के रूप में जानते हैं। तो इसने जो है अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में, कब? अप्रैल 1949 में पेश की और बात को जो है औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन का जो आधार है भाषा ही होना चाहिए। पहले बात किया गया कि भाषा के आधार पर होने चाहिए, लेकिन ये फिर बाद में ये कहा गया जो ये राज्यों का जो पुनर्गठन है भाषाई कारक की बजाय किसके आधार पर? प्रशासनिक सुविधा के आधार होनी चाहिए। फिर 1949 में वो अपनी बात को जो है औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया और ये कहे कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो फिर भाषा के आधार, पहले कहा गया कि भाषा के आधार पर, फिर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, फिर उसको बदलकर कहा गया कि अब भाषा के आधार पर ही होना चाहिए। इसके बाद आगे अगर देखें तो 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा। कब? 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जब मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। कब? जब मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, तो इसके लिए एक लंबा विरोध आंदोलन हुआ, जिसमें से जो 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी नेता थे पोट्टी राममुलु का निधन हो गया। एक कांग्रेसी नेता पोट्टी राममुलु का निधन हो गया 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद। इसके बाद बात आती है संघ राज क्षेत्र में एक और था जो फजल अली आयोग का गठन हुआ। तो इसमें आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी और इस प्रकार से इसके कारण भारत को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन का आयोग का जो है फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश भी होना पड़ा। और इसके अन्य 2 सदस्य थे जिसमें KM पाडिक्कर और HN कुंजरू। तो इसने अपनी रिपोर्ट में 1955 में पेश की कि इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के जो है पुनर्गठन में भाषा के मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन एक राज्य या फिर एक भाषा के सिद्धांत के रूप में अस्वीकार किया। एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को जो है अस्वीकार किया और इसका मत ये था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को जो है प्रमुखता दी जानी चाहिए। और समिति ने किसी राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की। वो 4 कारक ये थे कि देश की एकता एवं सुरक्षा की अनुरक्षण एवं संरक्षण, भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता, वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क, या फिर प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के जो कल्याण की योजना और इसका संवर्धन। तो इस पर इस प्रकार से मूल संविधान में 4 प्रकार से जो है राज्यों का क्या हुआ, जैसे A, B, C और D वर्गीकरण किया गया, गठन किया गया, जिसमें से 9, 10 तथा क्रमशः राज्य ऐसे थे। तो 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य का पुनर्गठन आयोग का जो है गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट पर के आधार पर 1956 में राज्यों के जो है पुनर्गठन के उद्देश्य से 7वां संविधान संशोधन में जो है
7वें संविधान संशोधन में जो पार्ट 4 हैं ABCD इनकी बात कही गई है। तो 1956 में पारित किया गया। इस संशोधन के द्वारा जो है राज्यों के उपचार जो है वर्गों का समाप्त कर दिया गया, राज्यों के उपचार वर्गों को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद इनकी उद्भव हुआ राज्य या स्टेट्स, फिर संघ राज्य यूनियन टेरेटरी में रखा गया। कब? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये इनका उपचार किया गया और राज्यों के उपचार के वर्गों को जो समाप्त कर दिया गया, जो वर्ग बटे थे उनको समाप्त कर दिया गया और राज्य और संघ राज्य में इनको बांटा गया। तो वर्तमान में भारतीय संघ के जो है तहत कुल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी प्रेजेंट टाइम की बात है, ये कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उद्भव कब हुआ ये राज्य और संघ राज्य की? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। आगे देख लेते हैं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख संविधान के भाग 8 में। कहाँ? भाग 8 में कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 39 से लेकर के 239 से लेकर के 242 के अंतर्गत। जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो 239 इनके बारे में भी देख लेंगे, आर्टिकल के बारे में। तो कहाँ से कहाँ तक? 239 से 242 के अंतर्गत किया गया है। संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें जो अनुच्छेद 239 है ये संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात करता है। जो अनुच्छेद 239 है संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में क्या बात कर, प्रशासन के बारे में बात करता है। इस प्रकार से संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? संघ राज्य क्षेत्रों में जो प्रशासन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा, किनके द्वारा होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किनके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके लिए जो राष्ट्रपति अपने अभिकर्ता के रूप में एक प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्ति करता है, जो राष्ट्रपति द्वारा विशेष जो है पदनाम से जाना जाता है। और विभिन्न संघ शासित राज्यों के प्रशासकों के पदनाम जो है भिन्न भिन्न हैं, जिसमें से दिल्ली, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को उपराज्यपाल, कहाँ कहाँ? जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को उपराज्यपाल, चंडीगढ़ के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है, तो अन्य नाम से जाना जाता है। शेष अन्य संघ राज्यों में जो है प्रशासक होते हैं और पंजाब राज्य का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक होता है तथा दादर और नागर हवेली का प्रशासक दमन एंड दीव का भी कार्य करता है। इस प्रकार से आगे देखेंगे कि वहाँ का प्रशासक कौन है, कौन से टेरिटरी स्टेट का प्रशासक कौन है, इस चार्ट के द्वारा आगे देखेंगे। आगे बात करते हैं। इस प्रकार से मूल संविधान में जो है 1949 के अंतर्गत भारत के जो राज्य क्षेत्र का वर्गीकरण ऐसे था। मैंने पहले ही पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, डी के बारे में बताया, तो आगे इनको टेबल के द्वारा देख लेते हैं। पार्ट ए में जो थे असम था, बिहार था, बम्बई, मध्य प्रांत और बरार था, मद्रास था, ओडिशा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल क्षेत्र आते थे। और पार्ट बी के अंतर्गत जो थे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला व पूर्वी पंजाब राज्य संघ, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर कोचीन, विंध्य प्रदेश। और पार्ट सी के अंतर्गत जो क्षेत्र थे अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, कूच बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, कच्छ, मणिपुर। और पार्ट डी में खाली एक क्षेत्र था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इस प्रकार से जो है मूल संविधान 1949 में भारत के राज्य क्षेत्रों का इस प्रकार से वर्गीकरण था, पार्ट ए, बी, सी और डी। फिर संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन की अगर बात करें तो राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को या किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। किनको? राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। और जहाँ कोई राज्यपाल इस प्रकार प्रशासक नियुक्त किया जाता है वहाँ ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के स्वतंत्र रूप से करते हैं। ये अनुच्छेद किसमें है? 239 में क्या कहता है कि ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कृत्यों का प्रयोग जो है मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से करते हैं। 239 में ऐसी बात है। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ या राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है, तो वो है
239 के अंतर्गत, या फिर जहाँ कोई राज्यपाल इस प्रकार का प्रशासक नियुक्त किया जाता है वह जो ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के से जो है स्वतंत्र रूप से करता है। फिर आगे देखें तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त प्रशासक होते हैं वो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुसार या फिर विधानसभा द्वारा निर्मित विधि के अनुसार या फिर जिन संघ राज्यों में विधानसभा है तो उनके अनुसार चलता है। तो जिन संघ राज्यों को अपनी विधानसभा नहीं है, जिन राज्य संघों की अपनी विधानसभा नहीं है, उसके लिए विधि का निर्माण संसद करती है। तो जिनके पास, जिन राज्य संघों में जिन यूनियन टेरेटरी पर क्या नहीं है, अपने पास जो है विधानसभा नहीं है, उसके लिए विधि का निर्माण कौन करता है? संसद ही करती है। ये संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन की बात करें तो फिर संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जो है मूल संविधान में विधानसभा तथा इसके बाद जो मंत्रिपरिषद के लिए जो प्रावधान नहीं किया गया, किनके लिए? संघ राज्य क्षेत्रों में मूल संविधान में विधानसभा और मंत्रिपरिषद के लिए प्रावधान नहीं किया गया। मंत्रिपरिषद और विधानसभा के लिए जो है यूनियन टेरेटरी में जो है प्रावधान नहीं किया गया, लेकिन संसद को अनुच्छेद 239 ये 239 के तहत जो है यह शक्ति प्रदान की, संसद को यह शक्ति प्रदान किया गया है कि वह संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विधि द्वारा कोई अन्य जो है प्रावधान कर सकती है। इसमें विधानसभा और मंत्रिपरिषद का जो बात तो नहीं किया है यूनियन टेरेटरी के लिए, लेकिन अनुच्छेद 239 के तहत जो शक्ति प्रदान की गई है कि संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विधि द्वारा कोई अन्य जो है प्रावधान कर सकती है। और 14वें संविधान संशोधन, कौन सा? 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा जो है संविधान में अनुच्छेद 239 का को जो है जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि संसद कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल और विधान परिषद दोनों के लिए सृजन कर सकती है। पहले बात ये करता था कि विधानमंडल और विधान मंत्रिपरिषद का जो बात नहीं है 239 में, लेकिन 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा ये कहा गया, उसमें 239 का जोड़ा गया और ये कहा गया कि इसमें से जो संसद कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या फिर विधान मंत्रिपरिषद ये दोनों का सृजन कर सकते, बना सकती है। इसके बाद 1963 में संसद ने एक संसदीय विधि जो है ये पार्लियामेंट्री लॉ द्वारा पांडिचेरी में 30 सदस्यीय विधानसभा, कितने? 30 सदस्यीय जो है विधानसभा गठित कर दी। 1962 पे संसद का जो कुछ संघ पे 239 का के जोड़ने के बाद 1963 में जो है संसद ने संसदीय विधि द्वारा जो है पांडिचेरी में 30 सदस्यीय विधानसभा गठित कर दी। और दिल्ली के मामले में 1991 में 69वें मतलब 69वें संविधान संशोधन द्वारा विधानसभा स्थापित कर दिया। दिल्ली में जो 1991 में 69वें संविधान संशोधन के द्वारा विधानसभा स्थापित कर दिया। और पांडिचेरी में 1963 के जो संसदीय विधि के द्वारा 30 सदस्यीय विधानसभा गठित किया। और दिल्ली पे 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा जो है विधानसभा गठित किया। इस प्रकार से आगे देखते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का प्रशासन कैसा है, उसके बारे में थोड़ी देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता के पश्चात जो है दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था समय समय पर जो परिवर्तित की जाती रही और संविधान के लागू होने पर इसे सी श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। इसके पहले भी हमने टेबल पे देखा कि दिल्ली को सी श्रेणी के अंतर्गत सी पार्ट पर रखा गया। तो 48 सदस्यीय विधानसभा, कितने सदस्य? 48 सदस्यीय जो विधानसभा जो तथा मंत्रिपरिषद का प्रावधान कर एक प्रशासक नियुक्त किया गया दिल्ली पे। और 1956 में, कब? 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात इसे संघ राज्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया। 1956 पे संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को घोषित किया गया, इसके पहले पार्ट सी पे था। तो विधानसभा और मंत्रिपरिषद को समाप्त कर शासन की व्यवस्था के लिए चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया। तो विधानसभा और मंत्रिपरिषद को समाप्त कर दिया गया और चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया दिल्ली में। इस व्यवस्था से लोगों में जो है असंतोष फैला। और 1966 में, कब? 1966 में संसद द्वारा दिल्ली प्रशासन विधेयक, कौन सा? दिल्ली प्रशासन विधेयक पारित किया गया। 1966 में दिल्ली प्रशासन विधेयक पारित किया गया। इसके तहत दिल्ली में एक अंतरिम महानगर परिषद की स्थापना की गई। कौन सा? अंतरिम महानगर परिषद की स्थापना की गई, जिसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 47 थी। अंतरिम
प्रशासन विधेयक पारित किया गया जिसके सदस्यों की संख्या अंतरिम महानगर परिषद की स्थापना की गई जिसकी सदस्यों की संख्या 47 थी। और बाद में 1967 में अंतरिम महानगर परिषद को समाप्त कर दिया गया और नवीर महानगर परिषद की स्थापना की गई। तो इस अंतरिम महानगर परिषद की स्थापना की गई थी जिसमें कितने सदस्य थे? 47 थे। फिर 1967 में जो है अंतरिम जो महानगर परिषद को समाप्त करके नवीर महानगर परिषद को जो है 1967 में नवीर महानगर परिषद को स्थापना की गई। इसमें जो सदस्यों की संख्या थी टोटल कितनी थी? 64 थी। टोटल 64 थी। इस प्रकार से कार्यपालिका के जो सर्वोच्च अधिकारी के रूप में उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था की गई दिल्ली में। और उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो उपराज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यह राष्ट्रपति के प्रति ही जो है उत्तरदायी होता है। 1967 में बात कही गई कि प्रशासनिक व्यवस्था में ने लोगों में असंतोष को बढ़ा दिया और उनके द्वारा जो है दिल्ली में लोकप्रिय शासन की स्थापना की मांग की जाने लगी। फिर इसके बाद 1987 में न्यायमूर्ति कौन थे? R.S. सरकारिया। कौन थे? R.S. सरकारिया। R.S. सरकारिया। R.S. राइटिंग सही नहीं है इसमें। तो R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में दिल्ली 1987 में जो न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया थे उनकी अध्यक्षता में दिल्ली प्रशासन के पुनर्गठन समिति की जो गठित की गई, जो आगे चलकर बालकृष्ण समिति कही गई। फिर इस समिति को क्या कहा गया? बालकृष्ण समिति। और समिति ने 1989 में एक रिपोर्ट 1989 में जो है एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। तो इस समिति के निष्कर्ष पर पहुंचे कि दिल्ली को संघ राज क्षेत्र ही बनाए रखा जाना चाहिए। तो 1989 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ बालकृष्ण समिति के द्वारा और ये कहा गया कि दिल्ली को जो है संघ राज क्षेत्र में ही बनाए रखा जाना चाहिए, किंतु इसके लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसको संघ राज क्षेत्र तो बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसमें जो है विधानसभा और मंत्रिपरिषद की जो है व्यवस्था रहना ही चाहिए। इस प्रकार से समिति की सिफारिश के आधार पर संसद ने 69 में यानी 69वें संविधान संशोधन के द्वारा, कौन से संविधान संशोधन? 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा जो है संविधान में अनुच्छेद 239, अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही बताया, अनुच्छेद 239 का को जोड़ा गया, का को और फिर खा के को शामिल करके 239 का और खा को शामिल करके जो है इसमें दिल्ली में संबंधित नए प्रावधान किए गए। 69वें संविधान संशोधन के 1991 में अनुच्छेद 239 का 239 खा को शामिल करके दिल्ली से संबंधित नए प्रावधान किए गए और यह संशोधन जो है फरवरी 1990 से लागू हुआ। कब हुआ? 1990 से लागू हुआ। इस प्रकार से इस प्रावधान के तहत जो है संघ राज्य हेतु दिल्ली का वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन होता है। अभी भी विधानसभा और विधान मंत्रिपरिषद दिल्ली पे इस तरह व्यवस्था है। तो इसके बाद जो है आगे देखें तो दिल्ली का वर्तमान प्रशासनिक ढांचा कैसे है उसके बारे में देख लेते हैं। अभी यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है। तो दिल्ली का वर्तमान प्रशासनिक ढांचा जो है संघ राज क्षेत्र दिल्ली को अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नाम से जाना जाता है, यानी कि NCTD। तो अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नाम से जाना जाता है, यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के नाम से अब जाना जाता है। तो अनुच्छेद आर्टिकल कौन सा? 239 का मतलब 239 का। इसके बाद इसमें प्रशासनिक ढांचा कौन कौन से हैं? जैसे उपराज्यपाल, कौन कौन से? सब लेफ्टिनेंट। तो उपराज्यपाल अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्ति जो है दिल्ली के प्रशासक को अब उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। तो उपराज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा वह उसके प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। और उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ यहाँ की जो है कार्यपालिका का भी वो प्रमुख होते हैं उपराज्यपाल।
और राष्ट्रपति द्वारा जो नामित एक ऐसा अधिकारी हैं जो विशेष प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का जो प्रयोग करते हैं और उपराज्यपाल के जो अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं। और अध्यादेश संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 239 का में दिया गया है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए भी लागू होता है। इसके बाद बात आती है, अभी तो उपराज्यपाल के बारे में बात किया, अब आती है विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अगला है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा परिषद। विधानसभा तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, ठीक है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। अब भी वह क्या है, संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत ही आता है। लेकिन दिल्ली में जो सीमित शक्तियां वाले लोकप्रिय शासन है, जैसे मंत्रिपरिषद और विधानसभा की जो व्यवस्था की गई है, वो दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की संख्या में 70 है। जो दिल्ली में विधानसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है, टोटल कितनी है, 70 है, 70 है। लेजिस्लेटिव असेंबली की संख्या कितनी है, 70 है। तो सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है और विधानसभा का निर्वाचन जो है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा ही संचालित किया जाता है। दिल्ली के विधानसभा का जो निर्वाचन है भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा ही संचालित किया जाता है। और उपराज्यपाल को विधानसभा का सत्र या सेशन बुलाने या फिर सत्रावसान करने तथा विधानसभा को निर्धारित करने का भी अधिकार है वहाँ के उपराज्यपाल को, दिल्ली के। और विधानसभा को संपूर्ण दिल्ली संघीय क्षेत्र अथवा इसके किसी भाग के लिए राज्य सूची या फिर समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर भी विधि बनाने की भी शक्ति है। दिल्ली के जो विधानसभा में राज्य सूची, संघ सूची और इनमें जो है विधि बनाने की शक्ति दी गई है, किंतु इसे लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के संबंध में विधि बनाने का अधिकार नहीं है। संघ सूची, राज्य सूची में कुछ में दिया गया है और उनमें से जो कुछ हैं पुलिस और भूमि के संबंध में विधि बनाने का अधिकार दिल्ली यूनियन टेरिटरी को नहीं दिया गया है। ये अधिकार, विधि बनाने के अधिकार नहीं दिया गया। तो भूमि के अंतर्गत भूमि प्राप्ति, भूमि सुधार, भूमि काश्तकारी, भूमि लेख और भूमि विकास और कृषि ऋण आते हैं इसमें। तो इसके संबंध में जब विधानसभा कोई विधि नहीं बना सकती, दिल्ली इन पर कोई विधि नहीं बना सकती है, ना पुलिस और भूमि के संबंध में विधि का ये कोई भी अधिकार नहीं बना सकती है। तो विधानसभा को जो है केंद्रीय सरकार की संपत्ति पर कोई कर लगाने का अधिकार नहीं है। दिल्ली विधानसभा को केंद्रीय सरकार की संपत्ति पर कोई कर लगाने का अधिकार नहीं है। इसे संविधान के अनुच्छेद 286, कौन से अनुच्छेद 286 में जो है माल के क्रय या फिर विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन की बात करता है 286। और 287 जो है आर्टिकल, ये कहता है विद्युत पर करों से छूट। और 288 जो है ये कहता है जल या विद्युत पर करों से छूट। तो 286 में, आर्टिकल 286 में क्या है, माल के क्रय या विक्रय पर कर के और अधिरोपण के बारे में निर्बंधन की बात करता है। और 287 जो आर्टिकल है विद्युत पर करों से छूट की बात करता है। और आर्टिकल जो 288 है ये जल या विद्युत पर करों से छूट के बारे में बात करता है। तो इसके तहत जो कर लगाने का अधिकार है विधानसभा के सदस्यों को अन्य राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की भांति ही राष्ट्रपति के चुनाव में जो है मत देने का अधिकार है विधानसभा में। अब दिल्ली की मंत्रिपरिषद के बारे में बात कर लेते हैं। तो दिल्ली की मंत्रिपरिषद का जो ढांचा है वो इस प्रकार है। दिल्ली संघ के क्षेत्र के प्रशासन के लिए उपराज्यपाल के अलावा एक मंत्रिपरिषद, अभी हमने उपराज्यपाल के बारे में जाना, तो उपराज्यपाल के अलावा मंत्रिपरिषद का भी प्रावधान किया गया है दिल्ली में। तो इसके सदस्यों की जो संख्या विधानसभा की जो कुल सदस्यों की 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो विधानसभा में कितनी संख्या है, दिल्ली की विधानसभा में 70 है, तो उसके 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित 7 मंत्री हो सकते हैं। तो मंत्रिपरिषद सहित कितने मंत्री हो सकते हैं दिल्ली में, 7 मंत्री 7 मिनिस्टर हो सकते हैं। इस प्रकार से मंत्रिपरिषद का जो प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं, वो मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। अभी प्रेजेंट पे कौन है वहाँ के मंत्री, केजरीवाल जी हैं। और अनिल बैजल जी हैं क्या, उपराज्यपाल। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं वो उपराज्यपाल की सलाह पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है वो जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा मुख्यमंत्री के सलाह पर की जाती है। तो जो
मुख्यमंत्री की नियुक्ति किनके सलाह पर की जाती है? उपराज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और जो अन्य मंत्री होती हैं वो किनके सलाह पर होती हैं? मुख्यमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। तो सभी मंत्री जो है राष्ट्रपति उपराज्यपाल नहीं हैं, सभी राष्ट्रपति जो उपराज्यपाल नहीं हैं। तो इसमें जो है राष्ट्रपति के जब प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, सभी मंत्री जो हैं किनके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब है राष्ट्रपति की इच्छा पर ही वो अपने पद धारण करेंगे। तो मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। जो मंत्रिपरिषद होते हैं उन 7 मिनिस्टर में से, तो मंत्रिपरिषद जो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। और अगर आगे बात करें तो मंत्रिपरिषद उपराज्यपाल को उन सभी विषयों के संबंध में परामर्श देंगी जिनके संबंध में विधानसभा को कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है, या फिर किसी विषय पर उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य जो है मतभेद होने पर उपराज्यपाल इस मामले के निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेगा और राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कार्य करेगा। लेकिन इस प्रकार की जो स्थिति में जब कोई विषय राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है या फिर उपराज्यपाल के राय में इसके संबंध में तत्काल कार्रवाई किया जाना आवश्यक है, तब उपराज्यपाल जो है ऐसी कार्रवाई करेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे। तो इसके बाद अगर आगे देखें तो संवैधानिक तंत्र की विफलता, दिल्ली की संवैधानिक तंत्र की विफलता के बारे में अगर बात करें तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न हो गई है जैसे कि जिसमें राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का जो प्रशासन अनुच्छेद किसमें 239 का अथवा इस अनुच्छेद का अनुसरण में बनाई गई विधि के अनुसार जो नहीं चलाया जा सकता। बात क्या कर रहा है कि ऐसी स्थिति में उत्पन्न हो गई है कि जिसमें राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का जो है प्रशासन अनुच्छेद 239 का के अथवा इस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई विधि के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, या फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के समुचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 239 का के किसी उपबंध या किसी इसके अधीन जो विधानसभा द्वारा बनाई गई किसी विधि के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है तथा कोई ऐसा अनुबंधन कर सकता है जो उससे जो है उचित प्रशासन हेतु आवश्यक प्रतीत हो। तो इस प्रकार से इसकी संवैधानिक विफलता की बात करता है। और आगे देखें अगर तो पुदुचेरी की प्रशासन, पुदुचेरी राज्य यूनियन टेरिटरी की प्रशासन देखें तो पुदुचेरी एक ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है। अभी दिल्ली की बात की, अब अगला आता है पुदुचेरी। पुदुचेरी का एक ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरी है, जहां अनुच्छेद 239 का के तहत संसदीय विधि, कौन सी संसदीय विधि के द्वारा सृजित विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद, पुदुचेरी में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 30 है। दिल्ली में 70 थी विधानसभा और इसमें पुदुचेरी में कितनी है विधानसभा की संख्या? 30 है। तो जो भारतीय संघ में जो सबसे छोटा विधानसभा है, ये भारतीय संघ में सबसे छोटा विधानसभा है पुदुचेरी की। पुदुचेरी जो 3 राज्यों में बसा हुआ है वो राज्य कौन कौन से हैं? पहला आंध्र प्रदेश आता है, दूसरा केरल के अंतर्गत आता है और तीसरा तमिलनाडु में। तो पुदुचेरी राज्य जो यूनियन टेरिटरी है उसमें 30 विधानसभा सीट हैं। 239 का में इसका प्रावधान दिया गया है और आर्टिकल पर, और 3 राज्यों पर है, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु पर है। तो पुदुचेरी की बात यहाँ पर बात करता है। इस प्रकार से पुदुचेरी जो विधानसभा शक्तियाँ जो हैं अन्य राज्यों की विधानसभा की तुलना में कम है। इसमें जो यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी की बात करता है, शक्तियों की बात करता है, तो अन्य राज्यों की तुलना में जो इनकी विधानसभा की अन्य विधानसभाओं की तुलना में कम है। तो पुदुचेरी के प्रशासनिक जो अधिकारी को उपराज्यपाल कहा जाता है। यहाँ का जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता है। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। तो वहाँ के उपराज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। वह कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी होते हैं उपराज्यपाल। वहाँ के पुदुचेरी के जो कार्यपालिका के क्या है सर्वोच्च अधिकारी होंगे कौन? उपराज्यपाल। तो पुदुचेरी में एक मंत्रिपरिषद है जिसका प्रधान जो है मुख्यमंत्री होता है। कौन सा? पुदुचेरी में एक मंत्रिपरिषद है जिसका प्रधान कौन होंगे? मंत्रिपरिषद होंगे, या फिर मंत्रिपरिषद जो है उपराज्यपाल को प्रशासनिक कार्यों में सहायता और परामर्श प्रदान करेंगे। तो आगे देखें अगर तो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी भी होती है और उपराज्यपाल या फिर मंत्रिपरिषद में किसी विषय पर मतभेद की दशा में अगर वह विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और इस विषय में राष्ट्रपति को निर्णय अंतिम होती है, जो राष्ट्रपति देंगे निर्णय वो अंतिम होगी। तो दिल्ली के समान जो है पुदुचेरी में भी मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी
राष्ट्रपति ही करता है, दिल्ली के समान पुदुचेरी में भी क्या है, राष्ट्रपति जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो पुदुचेरी विधानसभा के जो सदस्य भी राष्ट्रपति के द्वारा ही, पुदुचेरी में जो विधानसभा के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही भाग लेते हैं। निर्वाचन में भाग किनके द्वारा लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में ही भाग लेते हैं। इसके बाद अगर देखें तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है, इंडियन यूनियन टेरिटरी पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति 239 में कही गई है। 239 के का में कही गई है, इसमें 239 के खा में बात कही गई है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो पुदुचेरी तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासकों या उपराज्यपालों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। यदि विधानसभा सत्र ना हो तो प्रशासक की राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो जाता है और वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ऐसा अध्यादेश राष्ट्रपति के पूर्व अनुदेश या इंस्ट्रक्शन पर ही जारी किया जाएगा या फिर अन्यथा नहीं, विधानसभा का जो विघटन अगर कर दिया गया है तो उसका जो कारण है निलंबित भी कर दिया गया है, तो प्रशासक ऐसे विघटन या फिर निलंबन के दौरान कोई अध्यादेश जारी नहीं करेगा और प्रशासक द्वारा जो जारी अध्यादेश का वहीं पर जो है बल और प्रभाव होता है। तो इस संघ राज क्षेत्र की अगर विधानमंडल द्वारा पारित जो अधिनियम का होता है, इसमें क्या होता है, इस संघ राज क्षेत्र के विधानमंडल द्वारा पारित जो अधिनियम होता है प्रशासक के द्वारा जो जारी जो अध्यादेश होता है उन्हीं के बल पर ही प्रभाव होता है। तो प्रत्येक अध्यादेश को जो है विधानमंडल के समक्ष या इसके पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह के भीतर रखना आवश्यक होता है। कितने सप्ताह? 6 सप्ताह के भीतर रखना आवश्यक होता है। और विधानमंडल जो है अध्यादेश को अनुमोदित या फिर निरस्त कर सकती है। विधानमंडल अध्यादेश को अनुमोदित या फिर निरस्त भी कर सकती है और अध्यादेश को अनुमोदित हो जाने पर अधिनियमित एक्ट बन जाता है, वो फिर अधिनियम बन जाता है। अगर अनुमोदित हो गई तो एक्ट बन जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर विधानमंडल द्वारा निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर अध्यादेश समाप्त भी हो जाता है और प्रशासक राष्ट्रपति से अनुदेश प्राप्त करने के लिए जो है इसके पश्चात जो किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। अगर इसमें बात करें मुख्य बातों को जानने के लिए, अगर देखें तो किसी राज्य के विधानमंडल में लंबित विधेयक इसके सदस्य सदनों का सत्रावसान के कारण व्यक्तिगत नहीं होता है, यानी समाप्त नहीं होता है। और किसी राज्य की विधान परिषद में लंबित विधेयक जिसको विधानसभा ने पारित नहीं किया है, विधानसभा के विघटन पर भी ये समाप्त नहीं होता है, यानी व्यक्तिगत नहीं होता है। और तीसरी बात अगर देखें तो किसी राज्य की विधानसभा में लंबित विधेयक तथा विधानसभा द्वारा पारित है लेकिन विधान परिषद में लंबित विधेयक विधानसभा के विघटन को समाप्त हो जाता है। तब 2 पॉइंट पर समाप्त नहीं होता है, लेकिन ये तीसरा पॉइंट है, इसमें समाप्त हो जाता है ये अध्यादेश। इस प्रकार से अगर आगे देखें तो अन्य राज्य संघ का जो प्रशासन है उनके बारे में देख लेते हैं। तो दिल्ली तथा पुदुचेरी को छोड़कर दिल्ली तथा पुदुचेरी को छोड़कर शेष सभी संघ राज्य क्षेत्रों को, जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, कौन कौन से, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर दमन एवं दीप तथा दादर और नागर हवेली का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक या फिर मुख्य आयुक्त द्वारा ही चलाया जाता है। तो प्रशासक जो संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुसार राष्ट्रपति या फिर केंद्र सरकार के नियंत्रण में ही रहते हैं। तो शासन जो है व्यवस्था का संचालन इस प्रकार से होता है। अभी 2 यूनियन टेरिटरी के बारे में हमने देखा, कौन कौन से, एक दिल्ली और एक पुदुचेरी। इसके बाद में जो यूनियन टेरिटरी हैं उसमें भी इसी प्रकार से शासन की व्यवस्था की गई है, लेकिन विधानसभा उसमें नहीं है, मंत्रिपरिषद की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार से अगर देखें आगे तो राष्ट्रपति की विनिमय बनाने की शक्ति, तो राष्ट्रपति को जो विनिमय बनाने की शक्ति जो है आर्टिकल 240 में दिया गया है। आर्टिकल 240 में जो दिया गया है राष्ट्रपति को विनिमय बनाने की शक्ति दी गई है संघ एवं राज्य क्षेत्र में। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र में शक्ति जो प्रगति और सुशासन है तो विनिमय बनाने की शक्ति दी गई है, जिनमें से जो निम्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे और दादर और नागर हवेली पे, दमन और दीव पे और पुदुचेरी पे। इस प्रकार से राष्ट्रपति पुदुचेरी के लिए जो विनिमय तभी बना सकता है जब विधानसभा विघटित या निलंबित हो गई हो या फिर
यदि विधानसभा कार्यरत हो तो राष्ट्रपति इसके लिए विनिमय नहीं बना सकती है। राष्ट्रपति द्वारा जो बनाए गए विनिमयों का वही बल और प्रभाव होता है जो इस राज्य क्षेत्र में पे लागू या संसद के किसी अधिनियम का होता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति की विनिमय बनाने की शक्ति अनुच्छेद 240 में है, वो भी किसके लिए? संघ एवं राज्य क्षेत्रों के लिए। तो आगे देखें, आगे है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय क्या है, इसके बारे में अनुच्छेद 241 में। अभी तक हमने 240 में देखा ये कि राष्ट्रपति को जो विनिमय बनाने की शक्ति किसमें दी है? संघ एवं राज्य क्षेत्रों के लिए। तो अब जो है संघ एवं राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की बात अगर करें तो संघ एवं राज्य क्षेत्र में उच्च न्यायालय की किस आर्टिकल में बात करता है? अनुच्छेद 241 में बात करता है। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि अनुच्छेद 241 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए जो है उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। किनके लिए? किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है, या फिर ऐसे राज्य क्षेत्रों के किसी न्यायालयों को संविधान के जो है सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय घोषित भी कर सकती हैं। और संसद द्वारा इस शक्ति को प्रयोग कर 1966 में, कब? 1966 में संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली के लिए उच्च न्यायालय स्थापित किया। तो दिल्ली में कब उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? 1966 में दिल्ली में ये हाई कोर्ट का जो है स्थापना की गई थी दिल्ली में। इस प्रकार से दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। दिल्ली एक ऐसे यूनियन टेरिटरी है जिसका एक उच्च न्यायालय है, जबकि अन्य संघ राज्य क्षेत्रों पर विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों का जो है अधिकारता प्रदान की गई है। तो 8 यूनियन टेरिटरी में से दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका केवल हाई कोर्ट है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। और इसके बाद जो यूनियन टेरिटरी हैं उनकी जो न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वो अलग अलग राज्य से संबंधित है। अगर देखें तो टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। इस प्रकार से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का जो कार्यपालिका कौन होंगे? विधायिका नहीं है वहाँ। कार्यपालिका कौन होंगे? उपराज्यपाल होंगे। और इसका जो न्यायालय है कहाँ? कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। और चंडीगढ़ का जो है इसमें विधायिका नहीं है। कार्यपालिका कौन है? प्रशासक होते हैं या फिर मुख्य आयुक्त होते हैं कार्यपालिका में। तो यहाँ का जो उच्च न्यायालय है ये पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन होगा, चंडीगढ़ का। और दादर और नागर हवेली का एवं दमन एंड दीव ये अभी 26 जनवरी 2020 अभी रिसेंटली पे इसे मर्ज किया गया है, दादर और नागर हवेली को एवं दमन एंड दीव को। तो इनका जो विधायिका होती है, विधायिका नहीं होती हैं, प्रशासक होते हैं इनमें कार्यपालिका। और इनका जो उच्च न्यायालय है मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन है, दादर और नागर हवेली एवं दमन एंड दीव का। इसके बाद पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी में विधानसभा है। ऐसे 2 यूनियन टेरिटरी हैं जिनमें विधानसभा है। किनमें? एक पुदुचेरी और एक दूसरा दिल्ली। तो पुदुचेरी में विधानसभा है, विधायिका में विधानसभा है, और उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है। कौन कौन सी? पुदुचेरी में उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है कार्यपालिका में। और इसका जो न्यायालय है ये चेन्नई उच्च न्यायालय के अधीन आता है। और अगला बात करें तो दिल्ली का जो विधानसभा है, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद इसमें कार्यपालिका होते हैं। विधायिका भी है तो विधानसभा दिल्ली में है जिसमें 70 सीटें हैं, पुदुचेरी में 30 सीटें हैं। और कार्यपालिका अगर दिल्ली की बात करें तो उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। और न्यायपालिका की अगर बात करें तो इसमें दिल्ली का खुद का एक उच्च न्यायालय है जो गठित कब हुआ था? 1966 पे। और अगला है लक्षद्वीप में विधायिका नहीं है, प्रशासक जरूर है। और इसका जो उच्च न्यायालय लगता है कहाँ लगता है? केरल उच्च न्यायालय में इसके अंतर्गत आता है। इस प्रकार से यूनियन टेरिटरी का उदय कैसे हुआ इसके बारे में हमने देखा। और आगे भी है कि अनुच्छेद 1 में क्या बात किया गया है, इसके बाद 2, 3, 4 में। तो 1 से लेकर 4 तक जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात ही किया है जो संविधान के भाग 1 के अंतर्गत हैं सब। तो आगे देखते हैं। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत के बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। किसके? राज्यों के समूह के बजाय। किनके समूह के बजाय?
इंडिया यानी अपनी भारत जो है राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ होगा। अभी हमने बात किया भाग 1 पे राज्यों के संघ की बात करते हैं। तो यह जो अवस्था 2 बातों पर स्पष्ट करती है। कौन-कौन सी? एक देश के नाम पर और दूसरा जो है राज्य पद्धति के प्रकार पर। किसके प्रकार पर? एक देश के नाम पर और दूसरा है राज्य पद्धति के प्रकार पर। तो संविधान सभा में जो देश के नाम को लेकर किसी तरह का कोई मतैक नहीं है। मतैक मतलब सर्वसम्मति नहीं है। तो संविधान सभा में देश के नाम को लेकर किसी प्रकार का जो है मतैक नहीं है, सर्वसहमति नहीं है। और कुछ सदस्यों ने जो है सलाह दी कि परंपरागत नाम जो भारत है को रहने दिया जाए, और जबकि कुछ आधुनिक नाम जो है इंडिया की वकालत की। कुछ ने भारत को कहा कि रहने दिया जाए और कुछ ने इंडिया को वकालत। तो इस प्रकार से संविधान सभा में जो है दोनों को स्वीकार, इंडिया और भारत दोनों को स्वीकार कर लिया गया। इंडिया और भारत दोनों को स्वीकार कर लिया। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार राज्यों का जो संघ है उक्त को संघ ही राज्य के स्थान पर महत्व देने का कारण भी है। इस प्रकार से भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते पर परिणाम नहीं होने चाहिए, जैसे कि अमेरिका और संघ में। तो राज्य के स्थान पर महत्व देने के 2 कारण हैं। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अनुसार राज्यों का संघ, जैसे कि बात करता है पहले, भारतीय राष्ट्रीय संघों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे कि अमेरिका संघ। और दूसरी बात करता है राज्यों को संघ से विभक्त होने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बातें। तो इसके आगे अगर बात करें तो यह संघ की या फिर यह विभक्त नहीं हो सकता। यह संघ जो है यह विभक्त नहीं हो सकता। यह पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। अपना जो संघ है विभक्त नहीं हो सकता है, और जो कि अपना ये जो पूरा प्रशासनिक सुविधा के लिए जो बटा हुआ है, विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के में जो बटा हुआ है। अनुच्छेद 1 में क्या है? तो अनुच्छेद 1 में बात ये करता है कि भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, जो भाग 1 के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद ये कहता है कि इनको पहले तो 3 श्रेणियों में बांटा है। पहला कौन सा है? राज्यों के क्षेत्र के, और दूसरा संघ क्षेत्र, और तीसरा अनुच्छेद 1 में ही है ये, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहीत किया जा सकता है। तो अनुच्छेद को जो भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से? राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहीत किया जा सकता है। इस तरह की बात किया गया है। तो ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहीत किया जा सकता है। 3rd पॉइंट, तो राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया भी गया है। और अभी कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं अपने भारत में। और इनके संदर्भ में अगर देखो, संविधान को जो उपबंध है, जो उपबंध की व्यवस्था है सभी राज्यों पर, जो है जम्मू और कश्मीर को पहले तो छोड़ दिया गया था, लेकिन अब जो है सभी पर लागू हो चुका है। इसके बाद जो है संविधान के भाग 21 के अंतर्गत कुछ विशेष राज्यों को उपबंध दिया गया है। वो विशेष राज्य इस प्रकार से हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात। महाराष्ट्र, गुजरात ये भी भाषा के आधार पर ही हुए थे। मराठी और गुजराती भाषा के आधार पर हुए थे। नागालैंड हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एवं कर्नाटक, ये जो हैं इनको कुछ विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, विशेष उपबंध दिया गया है इन राज्यों को। इसके अतिरिक्त जो भी बात करें अगर 5वीं एवं 6ठी अनुसूचियों में, तो राज्य के भीतर अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के लिए जो है प्रशासन के लिए उपबंध बात करता है। इस प्रकार से भारत के जो क्षेत्र भारत का संघ से ज़्यादा व्यापक अर्थ समेटे हैं, क्योंकि बाद में जो सिर्फ राज्य शामिल हैं। कब? भारत के क्षेत्र जो है भारत के संघ से ज़्यादा व्यापक अर्थ जो है समेटे हुए हैं, क्योंकि बाद वाले जो है सिर्फ राज्य शामिल हैं, जबकि पहले में न केवल राज्य वरन बल्कि संघ भी क्षेत्र शामिल थे, और जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में क्या किया गया? अधिगृहीत किया गया। भविष्य में अधिगृहीत किया जा सकता है या फिर शामिल है। तो संघीय व्यवस्था में जो राज्य के जो है इसके सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार हैं, और दूसरी तरफ संघ शासित क्षेत्र एवं केंद्र द्वारा जो अधिकृत क्षेत्र में जो है सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन करता है। तो अगर बात करें जो अपने
राज्य पे जो विशेष उपबंध वाले राज्य हैं तो वो 271 अनुच्छेद 371 में इनकी बात कही गई है। इनको 371 के द्वारा 371 का खा गा इस प्रकार से आगे भी विशेष उपबंध की इनमें बात किया गया है। तो जो विशेष राज्य हैं अपने भारत पर, इस प्रकार से आगे देखें तो एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत जो विदेशी क्षेत्रों का भी अधिग्रहण कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि संतारण यानी संधि के अनुसार, खरीद या उपहार लीज के अनुसार, और व्यवसाय जिसे अभी तक किसी मान्य शासक ने अधिकृत न किया हो, तो इस प्रकार से भारत जो है अपने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत अधिग्रहण कर सकता है किसी भी क्षेत्र को, या फिर जीत के या हरा करके। तो उदाहरण के लिए भारत ने सभी जो संविधान लागू होने के बाद जो है कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया, जैसे दादर और नागर हवेली, गोवा, दमन एवं दीप और पुदुचेरी एवं सिक्किम। इन क्षेत्रों के लिए जो है अधिग्रहण के बाद भी हमें आगे चर्चा करेंगे। तो इसके बाद अगर देखें तो आर्टिकल 2 मैंने यानी कि अनुच्छेद 2 में क्या बात कही गई है? संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद जो है विधि द्वारा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों पर जो है क्या करें, ऐसे विधि एवं निर्बंधनों पर जो ठीक समझ में आए संघ में नए राज्यों का प्रवेश या फिर उनकी स्थापना कर सकती है अनुच्छेद 2 के अनुसार। तो इसमें बात ये करें, 2 शक्तियाँ प्रदान की गई है अनुच्छेद 2 में। वो कौन कौन सी शक्तियाँ हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहली शक्ति है नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करें। नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करें, पॉइंट को समझिएगा। थर्ड अनुच्छेद 3 में भी कुछ ऐसे ही बातों को उपबंध है। तो नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करें और नए राज्यों के गठन करने की शक्ति करें, यह अनुच्छेद 2 में बात करता है। अनुच्छेद 2 में जो 2 शक्तियाँ कौन कौन, नए राज्यों को जो है भारत के संघ में शामिल करें, और दूसरी बात ये कहता है कि नए राज्यों को जो है गठन करने की शक्ति दें। जो पहली शक्ति, जो इसमें से पहली शक्ति है, उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में है, और जबकि दूसरी शक्ति जो है नए राज्यों के अस्तित्व में नहीं है, उनको गठन को लेकर के बात करता है। ये जो 2 शक्तियाँ हैं अनुच्छेद 2 पे, तो राज्यों में जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं और उन पर जो प्रवेश एवं गठन से संबंधित हैं, इस प्रकार से दूसरी अनुसूची थी हमारी। और दूसरी ओर इसके आगे अगर देखें तो तीसरा अनुच्छेद जो है, दूसरा अनुच्छेद था इसके पहले। अब अगर आगे अनुच्छेद देखें, अनुच्छेद 3 की बात अगर करें तो भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण, यानी भारत के जितने भी संघ या राज्य हैं उनके निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित की बात करता है। अनुच्छेद जो 3 है तो भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण या फिर वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित उनकी बात करता है, और भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है और संसद को अधिकृत करता है कि किसी भी राज्य में उसके राज्य, पॉइंट को समझिएगा। अनुच्छेद 3 ये कहता है कि किसी भी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 से अधिक राज्यों को या राज्य के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को या फिर राज्य के किसी विभाग को के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, अनुच्छेद 3 में बात करता है। अनुच्छेद 3 ये भी कहता है कि किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी। अनुच्छेद 3 में ये भी बात करता है कि किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटा भी सकती है। अनुच्छेद 3 में ये भी कहता है कि किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, और अनुच्छेद 3 ये भी कहती है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन भी कर सकती है। लेकिन इस संबंध में अगर बात करें तो अनुच्छेद 3 में 2 शर्तें का उल्लेख किया गया है। वो 2 शर्तें कौन कौन से हैं उनके बारे में देख लेते हैं। शर्तें ये की गई है कि परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है, और 2 संस्तुतियों से जो है पूर्व राष्ट्रपति और अध्यादेश को संबंधित राज्य विधानमंडल को मत जानने के लिए भेजता है, या फिर मत निश्चित सीमा के लिए भी जो है भीतर जो है निश्चित सीमा के भीतर जो भेजा जाना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें तो संसद की नई जो राज्यों का निर्माण करने की शक्ति में किसी भी राज्य का संघ क्षेत्र के किसी विभाग को किसी अन्य राज्य या संघ क्षेत्र में मिलाकर अथवा नए राज्य या फिर संघ क्षेत्र में मिलाकर अथवा नए राज्य या फिर संघ क्षेत्र को निर्माण से संबंधित है। इस प्रकार अगर देखें तो आगे चौथा अनुच्छेद हमारा क्या कहता है। चौथे अनुच्छेद में ये है कि अभी तक हमने अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 पढ़ लिए हैं, तो समझ चुके होंगे क्या क्या बात के उपबंध है। तो ये स्वयं घोषित करता है, अनुच्छेद 4 की स्वयं घोषित ये करता है कि नए राज्यों का प्रवेश गठन, जो अनुच्छेद 2 में वर्णन है
नए राज्यों का प्रवेश या गठन अनुच्छेद 2 में वर्णन है, और राज्यों का निर्माण या सीमाओं, क्षेत्रों और नामों का परिवर्तन ये अनुच्छेद 3 में वर्णित है। तो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ये कहता है कि अनुच्छेद जो 4 है, इसमें जो अनुच्छेद 4 ये कहता है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 में जो चीज़ वर्णित है वो अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन के अंतर्गत ये जो संशोधन होगा नहीं माना जाएगा संशोधन। तो अर्थात इस तरह का जो कानून है एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए ही पारित किया जा सकता है। इसके द्वारा क्या होगा, एक सामान्य बहुमत या फिर साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए ही पारित किया जा सकता है। यह संविधान का अनुच्छेद 4 कहता है। सवाल ये उठ सकता है कि क्या संसद के पास भारतीय राज्य क्षेत्र का कोई हिस्सा, सवाल ये उठ सकता है कि क्या संसद के पास कोई भी भारतीय राज्य क्षेत्र का जो हिस्सा है वो किसी अन्य देश को अर्पित करने का अधिकार है। इस उपबंध के बारे में अगर देखें तो अनुच्छेद 3 के संबंध में यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के पास, कहाँ, उच्चतम न्यायालय के पास सामने तब आया था जब 1960 में अनुच्छेद 3 के संबंध में यह आया था कि 1960 में राष्ट्रपति द्वारा एक संदर्भ में के जरिए इसके बारे में पूछा गया था। तो बात तब आई, इस विवाद का संबंध जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य 1958 में, कब, 1958 में, अच्छे से इसको सुनिएगा, 1958 में एक समझौता हुआ था, और यह समझौता जो है दोनों देशों ने जो है अपने सीमा संबंधी विवादों को निपटाने के उद्देश्य से किया था। तो इसके अनुसार जो है बेरुवाड़ी संघ जो है पश्चिम बंगाल में 9 वर्ग मील का एक क्षेत्र है जिसकी जनसंख्या 12,000 थी उस टाइम पर। तो बेरुवाड़ी संघ जो है पश्चिम बंगाल में 9 वर्ग मील की जो है एक क्षेत्र थी जिसकी जनसंख्या 12 वर्ग मील थी। तो भारत द्वारा जो है पाकिस्तान को दिया जाना था और कूच बिहार के कुछ क्षेत्रों को जो है आपस में अदला बदली की जानी थी ताकि दोनों देशों की जो सीमाएं तर्कसंगत हो सके। और जब भारत सरकार इस समझौते को क्रियान्वित करने के लिए आगे बढ़ी तो इसके विरुद्ध एक सशक्त जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ और स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए जो है भारत के राष्ट्रपति ने यह मामला अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को भेजा ताकि इस मुद्दे पर उसकी सीमा की जो है राय जान सकें। तो इस प्रकार से उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद की जो शक्ति है राज्यों की सीमा समाप्त करने की अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। क्या बात की है कि जो संसद की जो शक्ति है राज्यों की सीमा समाप्त करने और भारतीय जो क्षेत्र को भारत का जो क्षेत्र है उसको अन्य देश को देने का नहीं है। यह कार्य अनुच्छेद 368 में ही संशोधित किया जा सकता है। और इस पर जो है 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के द्वारा ये प्रभावी हुआ कि पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया गया। इसका अर्थ यह नहीं है कि संसद को अन्य विदेशी क्षेत्र अर्जित करने या फिर अपने भूभाग का कोई भी अंश किसी अन्य देश को अर्पित करने की शक्ति प्राप्त है। तो किसी अन्य देश को अपने देश का भूभाग को देने का शक्ति नहीं है। तो दूसरी तरफ 1969 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की, कब, 1969 पे उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। किसको, भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए जो है संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। यह कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार से ये सवाल का उत्तर यह था कि क्या संसद के पास भारतीय राज्य क्षेत्र का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को अर्पित करने का अधिकार है? तो बिल्कुल नहीं है। अपने भारत के राज्य क्षेत्र को दूसरे देश को देने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। आगे है हमारा देशी रियासतों का एकीकरण। इसके पहले भी हमने देशी रियासतों के बारे में देख चुका है। तो आगे के फैक्ट जानने के लिए हम फिर से पुनः जान लेते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्य का उद्भव के इसमें देशी रियासतों का किस प्रकार से क्या हुआ। तो आगे हमारा आज़ादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की 2 श्रेणियाँ थी। वो 2 श्रेणियाँ कौन कौन से हैं? उनमें से एक था ब्रिटिश प्रोविजन और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स। मतलब ब्रिटिश प्रांत में ब्रिटिश सरकार के शासन अधीन होता था और जो देशी रियासतें थीं उसमें राजा के शासन के अधीन था। लेकिन
सरकार शासन कौन करते थे? ब्रिटिश लोग करते थे। तो 2 प्रांत कौन थे? ब्रिटिश प्रांत और एक देसी रियासत। इसके बाद अगर देखें तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत, किसमें? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत बात ये आती है कि इसमें से 2 स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश जो भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया। कब? 1947 में। तो भारत और पाकिस्तान का इस 1947 में निर्माण किया गया। तो इनमें से बचे कौन? देसी रियासत। तो देसी रियासतों को के पास जो है 3 विकल्प थे कि या तो पाकिस्तान की तरफ जाएं, किन की तरफ? जो देसी रियासत थे, देसी रियासतें, सॉरी इसमें राइटिंग सही नहीं है, जो देसी रियासतें थे या तो वो इंडिया की तरफ जाएं या फिर पाकिस्तान की तरफ, या फिर वो खुद फ्री रहें, अपना स्वतंत्र बनाएं। तो उनके पास 3 ऑप्शन थे देसी रियासतों के पास, या तो इंडिया की तरफ जाएं या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या तो फिर अपना स्वतंत्र रहें। तो टोटल मिला के कितने देसी रियासत थे? टोटल मिला के 552 देसी रियासतें थे, जो कि ये पूरे भारतीय भूभाग के अंतर्गत आते थे। 552 देसी रियासतें जो भी थे, ये पूरे भारतीय विभाग भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आते थे। ये 552 के 52, इसमें से 549 जो थे ये अपने आप ही भारत में शामिल हो गए। इसके बाद जो बचे 3, 552 होना था, तो 549 तो अपने भारत में शामिल हो गया, और जो 552 में से जो 3 बचे, वो बचे उसमें से एक हैदराबाद, एक जूनागढ़ और एक कश्मीर। एक जूनागढ़ फिर कश्मीर, तो 3 रियासत बचे। तो हैदराबाद को ये पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में विलय करवाया गया, इसके बारे में आगे डिटेल से देखेंगे। और जूनागढ़ को जो है जनमत संग्रह के द्वारा अपने भारत में विलय करवाया गया, और कश्मीर को जो है विलय पत्र के द्वारा जो है अपने भारत में विलय कराया गया। इसके बारे में हम आगे डिटेल से देखेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि देसी रियासतों का किस प्रकार से अपने भारत पे विलय हुआ। और आगे रही बात, तो 1950 में 1950 के जो संविधान में भारतीय संघ राज्य क्षेत्रों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया था। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी और पार्ट डी। इनमें से टोटल कितने राष्ट्र कितने थे? इनकी संख्या टोटल 29 थी। कितनी? 29 थी, जो कि पार्ट डी में केवल एक ही था, अंडमान निकोबार था। तो इसके आगे हम देखें तो पहला है जूनागढ़ रियासत। तो जूनागढ़ रियासत क्या है, इसके बारे में थोड़ी देख लेते हैं। तो जूनागढ़ रियासत जो है सौराष्ट्र के तट पर एक छोटी सी रियासत थी। कहाँ? सौराष्ट्र के तट पर एक छोटी सी रियासत थी। ये गुजरात में पड़ता है। तो चारों ओर से ये भारतीय भूभाग से घिरी हुई थी, इसीलिए पाकिस्तान के साथ उसका कोई भौगोलिक समीपीय नहीं था। ध्यान से सुनिएगा, जूनागढ़ जो रियासत थी सौराष्ट्र के तट पर एक छोटी सी रियासत थी, जो चारों ओर से भारतीय भूभाग से जो घिरी थी, लेकिन पाकिस्तान के साथ इसका कोई भी सीमा नहीं लगता था। फिर भी इसके नवाब ने 15 अगस्त, कब? 15 अगस्त 1947 को क्या किया कि अपने राज्य का विलय जो है पाकिस्तान के साथ घोषित कर दिया। वहाँ का जो नवाब था जूनागढ़ का, वो 15 अगस्त 1947 को जो है पाकिस्तान के साथ विलय करने का घोषित कर दिया। हालांकि जो वहाँ के जनता थे अधिकांश क्या थे? हिंदू थे। सौराष्ट्र के जितने भी जनता थे अधिकांश क्या थे? हिंदू थे जूनागढ़ के। तो उन्होंने क्या कर दिया? जन आंदोलन जो है प्रारंभ कर दिया, और नवाब को जो है भागने के लिए मजबूर कर दिए। जूनागढ़ के नवाब को भागने के लिए मजबूर कर दिए जन आंदोलन करके। और इस प्रकार से वहाँ के जूनागढ़ के जो दीवान शाहनवाज भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पिता, दीवान वहाँ के जो थे शाहनवाज भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पिता, तो भारत सरकार को जो है हस्तक्षेप करने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। और इसके बाद भारतीय सेना राज्य में प्रवेश कर गई। और फरवरी 1947
1948 को, फरवरी 1948 में जो है रियासत में एक बार जनमत संग्रह कराया गया। फरवरी 1948 में जो है जूनागढ़ का जो है एक जनमत संग्रह कराया गया, जो भारत के पक्ष में गया। किसके पक्ष में गया? भारत पक्ष में गया। और इस प्रकार से जूनागढ़ जो है रियासत अपने भारत पे विलय हो गया। जूनागढ़ रियासत जो है अपने भारत पर विलय हो गया। इस प्रकार से था, जूनागढ़ का जो है अपने भारत पे विलय होना था, इस प्रकार हुआ। अगला है हमारा हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत के बारे में देख लेते हैं। यह जो है भारत की सबसे बड़ी रियासत है। ये बिगेस्ट क्या थी? प्रिंसली स्टेट्स थी, भारत की सबसे बिगेस्ट थी। तो ये भारत के सबसे, ये चारों तरफ से भारत के जो भारतीय भूभाग से चारों तरफ से घिरी हुई थी। और हैदराबाद के जो निज़ाम थे, कौन? हैदराबाद के निज़ाम, इन्होंने 1947 में, कब? 1947 में भारत सरकार के साथ यथास्थिति संधि पर हस्ताक्षर किए। और भारत सरकार को यह उम्मीद दी थी कि निज़ाम अपनी रियासत में एक प्रतिनिधित्व जो मूलक सरकार प्रस्तुत करेगा, जिसका विलय जो है बाद में आसान हो जाएगा। तो इस बीच यहाँ की जनता ने निज़ाम के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। इसी समय पर वहाँ की जनता ने निज़ाम के बीच जो है उनके विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ दिया। और निज़ाम ने एक उग्रवादी मुस्लिम सांप्रदायिक संगठन यानी इतिहाद अल मुसलमीन को बढ़ावा दिया। किसने? यहाँ का निज़ाम, हैदराबाद का निज़ाम ने। तो एक मुस्लिम सांप्रदायिक संगठन को। इस प्रकार से इस संगठन ने जनता को भयभीत कर उन पर आक्रमण करना भी शुरू कर दिया। और इसके बाद जो परिणाम मिले, इस रियासत में जो लूटपाट का अनुपात भी बढ़ते गया। और 13 दिसंबर, कब? 13 दिसंबर 1948 को, 13 दिसंबर 1948 को जो है भारतीय सेना ने हैदराबाद में प्रवेश कर गई। कब? 13 दिसंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश कर गई। और 3 दिनों के बाद निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। कितने दिनों के बाद? आफ्टर 3 डेज। वहाँ का जो निज़ाम था उसने आत्मसमर्पण कर दिया भारत के लिए, भारत में विलय कराने के लिए। और इसके बाद जो है नवंबर 1948 में, कब? नवंबर 1948 में, नवंबर 1948 में भारतीय संघ में जो है विलय को स्वीकार कर लिया गया। और भारत सरकार ने उदारता दिखाते हुए निज़ाम को है कोई सजा नहीं दी, छोड़ दिया ऐसे। तो उसे राज्य के औपचारिक शासक के रूप में जो है बहाल भी रखा गया। और उसे अपनी विशाल संपत्ति का ज़्यादातर भाग अपने पास रखने की अनुमति दी थी। इस प्रकार से हैदराबाद रियासत को अपने भारत में जो है विलय कराया गया। और अगला है हमारा जम्मू कश्मीर रियासत। तो जम्मू कश्मीर रियासत के बारे में देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर रियासत, इसका थोड़ा ज़्यादा स्टेटमेंट है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये जम्मू एवं कश्मीर का जो 3 राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में शामिल है। कौन कौन से हैं वो? पहला जम्मू है, अब तो यूनियन टेरेटरी बन चुका है। कश्मीर, और इसके बाद है तीसरा लद्दाख। तो 3 राजनीतिक जो है इसमें क्षेत्र हैं, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र हैं, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। ये 3 क्षेत्र हैं अभी। तो कश्मीर बोलने वाला ज़्यादा लोग क्या था? मुस्लिम हैं। और बहरहाल कश्मीरी भाषी लोगों में भी अल्पसंख्यक हिंदू भी शामिल हैं। और जम्मू क्षेत्र पहाड़ी, तलहटी एवं मैदानी इलाके का ही मिश्रण है। और जहाँ तक देखा जाए तो हिंदू, मुस्लिम और सिख यानी कई धर्म वहाँ भाषाओं के लोग वहाँ रहते हैं। लद्दाख पर्वतीय इलाका है जहाँ बौद्ध और मुस्लिमों का भी आबादी है, लेकिन यहाँ आबादी बहुत कम है। यह आबादी जो है बहुत कम है। तो कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच तो सिर्फ विवाद पर नहीं, इस मुद्दे के कुछ बाहरी तो कुछ भीतरी पहलू भी हैं। इसमें कश्मीरी पहचान का अगर सवाल देखें तो जिसे कम कश्मीरियों के रूप से जाना जाता है और शामिल है। तो इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्वायत्तता का मसला भी इसी से जुड़ा हुआ है। आगे बात करें तो कश्मीर का जो रियासत की सीमा भारत और पाकिस्तान दोनों से मिलती है। कश्मीर की जो सीमा है भारत पाकिस्तान से दोनों से मिलती है। अब तो अपने भारत का ही अंग है। तो इसका शासक जो उस टाइम पे थे हरि सिंह एवं हिंदू था। हरि सिंह वहाँ के शासक थे उस टाइम पे, और वो क्या थे? हिंदू थे। तो जबकि राज्य के 75% वहाँ की जनता कितने थे? क्या थे? मुसलमान। शासक थे हिंदू, शासक हिंदू थे हरि सिंह, और जबकि 75% वहाँ के क्या थे? मुस्लिम कम्युनिटी थी। 75% वहाँ की जनता
मुस्लिम थे। तो हरि सिंह भारत और पाकिस्तान दोनों में विलय से बचना चाहते थे, न तो पाकिस्तान से विलय करना चाहते थे, ना ही भारत से विलय करना चाहते थे। तो इसके बाद जो नेशनल कांग्रेस के नेता थे शेख अब्दुल्ला, इसका जो भारत में विलय चाहते थे, कश्मीर का भारत में विलय चाहते थे। तो भारतीय राजनीतिक नेता चाहते थे कि कश्मीर की जनता यह निर्णय ले कि वो भारत के साथ मिलना चाहती है अथवा पाकिस्तान। वो ये चाहते थे, ये जानना चाहते थे कि या तो पाकिस्तान से मिलना चाहती है या तो फिर भारत से मिलना चाहती है। तो इस हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान को जो है 22 अक्टूबर, कब 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर 1947 को, इस प्रकार से 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सैनिक अफसरों ने जो है पाकिस्तानी अफसरों के नेतृत्व में पठान कबीलियों ने कश्मीर में जो है घुसपैठ कर दी। कब? 22 अक्टूबर 1947 को घुसपैठ कर दी और घबराकर 24 अक्टूबर को जो है महाराजा ने कश्मीर को जो है भारत के साथ विलय पर हस्ताक्षर कर दिए। कब? 27 अक्टूबर 27 अक्टूबर को 27 अक्टूबर 1948 को, 47 को। जब 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सैनिक अफसरों ने जो है पठान कबीलियों ने कश्मीर में घुसपैठ करी, तो 24 अक्टूबर को वहाँ के महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को जो है अपने भारत पे विलय कब किए? 27 अक्टूबर को वहाँ। तो इसके बाद जो है 24 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने जो है विलय पर हस्ताक्षर कर दिया। और 27 अक्टूबर, इसके बाद जो 27 अक्टूबर आती है, इसके बाद 27 अक्टूबर आएगा। यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक किया, पुनः समझ लेते हैं। 22 अक्टूबर 1947 को वहाँ के जो पाकिस्तानी सैनिक अफसरों ने जो है पठान कबीलियों के साथ मिलकर यहाँ पे घुसपैठ किया। इसके बाद 24 अक्टूबर की बात आती है। तो 24 अक्टूबर की अगर बात आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे 24 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने जो है अपने कश्मीर को भारत के साथ विलय पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद अब बात आती है क्या? 27 अक्टूबर 27 अक्टूबर, इसके बाद बात आती है। तो 27 अक्टूबर को भारतीय सेना ने कश्मीर में जो है दाखिल किए, अपनी भारतीय सेना कश्मीर में दाखिल हो गई और धीरे धीरे आक्रमणकारियों को घाटी से बाहर खदेड़ दिया। हालांकि राज्य के जो कई हिस्सों पर उनका नियंत्रण बना रहा, कुछ हिस्सों पर अभी भी बना है, जो पीओके कहलाता है। इस प्रकार से जो है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के खतरे भी देखते हुए भारत पर 30 दिसंबर 1947 को 30 दिसंबर 1947 को जो है माउंटबेटन के सलाह पर कश्मीरी समस्या को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भेजने का भी तैयार हो गई और जिसमें से पाकिस्तान द्वारा अतिक्रमण किए गए क्षेत्रों को भी खाली कराने का आग्रह किया गया। सुरक्षा परिषद ने भी पाकिस्तान के अतिक्रमण पर ध्यान देने की बजाय ब्रिटेन और अमेरिका के निर्देशों पर जो पाकिस्तान की तरफदारी भी की, लेकिन भारत की शिकायतों को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने अपने समक्ष कश्मीर के जो प्रश्नों को बदल कर भारत पाकिस्तान विवाद बना दिया है। इस प्रकार से कई प्रस्ताव द्वारा भारत और पाकिस्तान दोनों ने जो है 31 दिसंबर, कब? 31 दिसंबर 1948 को 31 दिसंबर 1948 को जो है युद्ध विराम स्वीकार किए और अब तक लागू भी है। तो राज्य का जो विभाजन युद्ध विराम विराम रेखा के साथ साथ हो गया था। तो 1951 में, कब? 1951 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें पाक या आधे पीओके कहलाता है, पाक अधिकृत कश्मीर में से जो है पाकिस्तान की सेनाओं को वापस हटा लिए जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में एक जनमत संग्रह का प्रावधान भी किया गया। तो यह प्रस्ताव भी विफल रहा हो गया क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी सेनाओं को जो वापस बुलाने से इनकार कर दिया और तब से आज तक भी कश्मीर का जो विवाद है, कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के बीच आज भी विवाद बना हुआ है। और भारत कश्मीर के विलय को अंतिम और अपरिवर्तित मानते हुए यह कह सकते हैं कश्मीर को हमारा जो है अभिन्न अंग है, अपने देश का अभिन्न अंग है। और इसके बावजूद भी पाकिस्तान इस दावे को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आगे देखें तो अगला रियासत है
यूरोपीय उपनिवेशों का भारत में विलय। इनका यूरोपीय उपनिवेशों का भारत में विलय। तो अगर इनकी बात कहा जाए तो भारत का एकीकरण उस समय तक अपूर्ण था जब तक कि फ्रांस तथा पुर्तगाल द्वारा भारत के अधिकृत प्रदेश भारत का जो भाग न बन जाए। तो इस प्रकार से पहला है इसमें पुर्तगीजों के जो क्षेत्र था उनका विलय, और फ्रांसीसी उपनिवेशों का दूसरा है फ्रांसीसी उपनिवेशों का विलय। तो भारत के ऐसे कुछ क्षेत्र से जो पुर्तगालों के अंडर पे थे और कुछ फ्रांसीसियों के अंडर पे थे। तो पुर्तगालों के जो अंडर पे थे वो था पहला गोवा, फिर दमन एंड दीव, और तीसरा है दादरा एंड नागर हवेली। तो तीन थे, कितने? तीन। पुर्तगालियों के पास तीन क्षेत्र था, गोवा, दमन एंड दीव, दादरा नागर हवेली था। तो इस प्रकार से जो है पहले भारत सरकार ने जो है शांतिपूर्ण उपायों से सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश की थी, परंतु पुर्तगीज सरकार ने इसको ध्यान नहीं दिया, और इसके बाद जो वहाँ की जनता को आंदोलन की कठोरता से कुचले जाने के कारण जो सरकार ने सैनिक हस्तक्षेप करने का भी मन बना लिया। और जवाहरलाल नेहरू ने 17 दिसंबर 1961 को 17 दिसंबर 1961 को जो है की रात को गोवा में जो है भारतीय सेना को प्रवेश करने का आदेश जारी किया। गोवा के गवर्नर जनरल ने बिना किसी युद्ध के आस में समर्पण कर दिया, और इस प्रकार से 19 दिसंबर 1961 को जो है इन तीन क्षेत्रों को जो भारत में मिला लिया गया, और इस तरह भारत का क्षेत्रीय राजनीतिक एकीकरण कार्य जो पूरा हो गया। हालांकि ये 14 वर्षों तक ये समस्या चलती रही, 14 वर्ष के बाद ही ये पूर्ण हुआ। 14 वर्ष से अधिक समय लगा गोवा को अपनाने में। तो इस प्रकार से गोवा पुर्तगालियों के जो क्षेत्र में था, अधिकार में था, उनको अपने भारत पे विलय कराया गया, गोवा, दमन एंड दीव एवं दादरा नगर हवेली को। इसके बाद दूसरा पॉइंट है इसमें, दूसरा फ्रांसीसी उपनिवेशों का विलय। तो फ्रांसीसी उपनिवेशों के अंडर पे कौन कौन से क्षेत्र थे? तो जिनमें से स्वतंत्रता के बाद भी फ्रांस के पास कई क्षेत्र थे, जैसे पांडिचेरी था जो चेन्नई के पास है, चंद्रनगर कलकत्ता के पास, माहे कालीकट के पास पश्चिमी तट, और यनम फ्रांसीसियों के अधीन थे। तो तीन क्षेत्र थे, जैसे पांडिचेरी चेन्नई के पास, चंद्रनगर कलकत्ता के पास, या माहे कालीकट के पास और पश्चिमी तट पर, और यनम फ्रांसीसियों के अधीन थे। तो एक लंबी संधि वार्ता के बाद फ्रांसीसियों ने जो है नवंबर 1954 में, कब? नवंबर 1954 में भारतीय क्षेत्रों को भारत सरकार में सौंप दिया। फ्रांसीसियों ने जो 1954 में भारतीय क्षेत्रों को भारत सरकार को सौंप दिया, और 1956 में जो है 1956 में उन्होंने भारत और फ्रांस के मध्य एक विलय संबंधी संधि हुई, और मई 1962 में, फिर मई 1962 में इस संधि के जो फ्रांसीसी संसद द्वारा अनुसमर्थित हो जाने पर भारत को इन क्षेत्रों का जो है वैधानिक नियंत्रण में भी प्राप्त किया गया। तो 1954 में क्या किया? भारतीय क्षेत्रों को भारत सरकार को सौंप दिया गया। 1956 में संधि किया गया, और 1962 में जब फ्रांस पूर्ण रूप से क्या हो गया, इसमें वैधानिक नियंत्रण प्राप्त हो गई। इस प्रकार से अगला है हमारा अन्य क्षेत्रों का भारत में विलय। अब अन्य क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? अन्य क्षेत्र बोला जाए तो अंडमान पहला है, इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का विलय और लक्षद्वीप का विलय। इनका किस प्रकार से विलय हो उसके बारे में देखते हैं। तो पहले देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। 1950 में संविधान ने भारत संघ के राज्यों का 4 प्रकार से वर्गीकृत किया था, जिसमें बताया था मैंने कि भाग डी के अंतर्गत अंडमान निकोबार को रखा गया था। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को जो अकेले भाग में रखा गया था। भारतीय संविधान सभा ने अंडमान निकोबार को भारत का जो महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने का पर जो है जोर दिया था। तो 1956 में जो है राज्य के पुनर्गठन अधिनियम में इस संघ राज्य क्षेत्र को या फिर केंद्र शासित प्रदेश को जो है दर्जा दिया गया, कि इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया अंडमान निकोबार को 1956 में। इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जो भारत के मुख्यधारा से प्राय कटा हुआ भी है। तो अंग्रेज़ों ने इस क्षेत्र को भारतीय स्वाधीनता सेनानियों का जो है भारत से दूर करने के लिए जेल या सेल्युलर जेल के रूप में जो है प्रयोग किया, जिसे काला पानी कहा जाता है। किसमें? सेल्युलर जेल के रूप में भी प्रयोग किए, और इसे ही काला पानी कहा जाता है। तो कहाँ है काला पानी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और अगला इसमें बात करें अगर, तो
इसमें लक्षद्वीप का विलय, लक्षद्वीप का भी विलय कब हुआ? 1956 में। अंडमान निकोबार का भी विलय हुआ 1956 में और इसका भी विलय 1956 में हुआ। तो लक्षद्वीप जो है इसका आरंभ में मद्रास का एक हिस्सा था। लक्षद्वीप जो है मद्रास का एक हिस्सा था और 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम में इसे राज्य का जो है क्षेत्र प्रदान कर दिया गया। और एक चीज़ मैंने बताया था कि भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का जो निर्माण है, भारत में जो भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण है वो कैसे है, इसके बारे में मैंने पहले ही डिटेल से बताया है कि पहली बार मांग भाषा के आधार पर पहली बार मांग किन्होंने किया था? तिलक जी ने किया था। भाषा के आधार पर पहले डिमांड किसने किया था राज्यों का? तिलक जी ने किए थे। फिर 1912 में असम, कब? 1912 में असम, ओडिशा और बिहार और इसके बाद भी राजभाषाई आधार पर गठित किए गए। तो स्वतंत्रता के बाद ही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग के मद्देनजर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस टाइम पे थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर, कब? 27 नवंबर 1947 को जो है न्यायमूर्ति एस.के. धर, कौन? एस.के. धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग की जो है नियुक्ति की। आयोग ने रिपोर्ट दिसंबर 1948 में, कब? दिसंबर 1948 में जो है पेश किया और आयोग ने जो सिफारिश की राज्यों का जो पुनर्गठन भाषाई आधार की बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। और बाद में क्या किए? फिर से भाषा के आधार पर ही बताया इन्होंने। पहले क्या कहे इन्होंने? पहले ये कहे कि भाषा के आधार पर होना चाहिए, फिर ये बाद में ये कहे कि ये भाषा के आधार पर नहीं है, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। फिर से ये दोबारा प्रस्ताव पेश किए तो ये कहे कि अब भाषा के आधार पर ही होने चाहिए। और इसको क्या बोला गया? JBP समिति। और इसमें जो शामिल थे व्यक्ति कौन कौन से शामिल थे? जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सितार मैया जी शामिल थे। तो 1 अप्रैल 1949 को 1 अप्रैल 1949 को जो है प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध भी किया था, जिसमें यह कह दिया कि भाषा के आधार पर ही होना चाहिए। तो तेलुगु भाषा के क्षेत्र में अलग देखा जाए तो एक आंदोलन छिड़ा था जिसमें 56 दिनों का आंदोलन हुआ था। 56 दिनों का आंदोलन हुआ था। ये चीज़ की जिक्र मैंने पहले ही किया था। 56 दिनों का आंदोलन हुआ था और इसमें से ये जो भूख हड़ताल वाला आंदोलन था इसमें से एक कांग्रेस नेता थे श्री रामुल्लू। तो इनकी मृत्यु हो गई थी उस टाइम पे। और भाषा के आधार पर पहले गठित होने वाला राज्य था उस टाइम पे आंध्र प्रदेश था। 1953 में पहला भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से आंध्र प्रदेश गठन किया गया और जिसकी राजधानी को क्या बनाया गया? कुरनूल बनाया गया था। करनूल अब तो चेंज है, करनूल बनाया गया था। तो इस प्रकार से था। और इसके बाद जो तेलुगु भाषाइयों के लिए जो पृथक राज्य के गठन के पश्चात अन्य राज्य जैसे भाषाभाषियों की मांग तेज होती गई और जिस विचार के लिए जो है 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति के रूप में समिति बनाया गया, जिसमें से उनके और दूसरे मेंबर थे M.K. पार्लीकर और तीसरे थे हृदयनाथ कुंजरू जी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया और आयोग ने जो है 30 दिसंबर 1955 को जो अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी और इस रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर जो है राज्यों के गठन को स्वीकार कर लिया गया। किंतु आयोग ने जो है एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत को अस्वीकार किया। कौन सी भाषा? एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था आयोग ने। और राज्य पुनर्गठन आयोग की जो सिफारिश के बाद संसद में जो है 7वें संविधान संशोधन पारित किया गया। 7वें संविधान संशोधन में ये भी जिक्र है कि पार्ट A, B, C, D जो अभी मैंने बताया था तो ये शामिल है। और 1956 की स्थिति में देखें, 1956 की स्थिति में तो कितने राज्य थे? 14 स्टेट थे और 6 जो थे यूनियन टेरेटरी थे। कितने? 6 यूनियन टेरेटरी थे। 1956 के अनुसार देखें तो 14
स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरी थे। इस प्रकार से 1956 की दृष्टि से देखें तो इसके बाद अगर बात करें तो राज्यों का पुनर्गठन आयोग और निर्मित इसमें जो भी है आधार किस प्रकार से आधार है, तो पंचवर्षीय योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन एवं राज्य की वित्तीय सक्षमता के आधार पर नए राज्यों का निर्माण संभव है और आयोग के अनुसार प्रशासनिक कुशलता बनाए रखते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता को ध्यान में रखकर भी राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। इस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। आगे देखते हैं 1956 के बाद जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ वो किस प्रकार से हुआ, उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। 1956 के बाद जो है राज्यों का पुनर्गठन इस प्रकार से था। पहले अगर बात करें तो महाराष्ट्र तथा गुजरात को 1960 में बात करें तो इसके पहले कुछ फैक्ट बता। 1956 में जो व्यापक स्तर पर राज्यों के पुनर्गठन के बावजूद भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक जो है विविधता भी पैदा हुई थी। तो महाराष्ट्र और गुजरात की बात करें तो 1960 में तो ये द्विभाषी राज्य था। बम्बई को 2 पृथक राज्यों में विभक्त किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र में मराठी भाषा वाले लोग और गुजरात में गुजराती भाषा लोग ऐसे थे। तो गुजरात को जो भारतीय राज्य का कौन सा है 15वां राज्य है, भारतीय राज्य का 15वां राज्य बनाया गया था। कब? 1960 में। 1960 में गुजरात को किससे अलग करके? महाराष्ट्र से अलग करके। ये भाषा के आधार पर बने थे। तो गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी भाषा, इस प्रकार से गुजरात 15वां राज्य बना। और दूसरी बात देखो तो इसमें तो नागालैंड 1962 में नागालैंड जो है किससे अलग हुआ था? असम राज्य से अलग हुआ था और 1962 में नागालैंड को जो है बनाया गया असम से विभाजित करके। और इस प्रकार से अगला है हरियाणा। हरियाणा जो है 1966 में, कब? 1966 में पंजाब राज्य को विभाजित कर हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया। किसका? हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया 1966 में। इस प्रकार से है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है 1971 में हिमाचल प्रदेश को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसके पहले केंद्र शासित प्रदेश था। तो 1971 में हिमाचल प्रदेश को क्या 1971 में इसे मिला था पूर्ण राज्य का दर्जा, नहीं इसके पहले था और यूनियन टेरिटरी था हिमाचल प्रदेश। 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1971 पर। इसके बाद है मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय, मेघालय। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 द्वारा जो है मणिपुर, त्रिपुरा तथा मेघालय को राज्य बनाया गया। और मणिपुर त्रिपुरा पहले संघ राज्य क्षेत्र थे, तो पुनः असम को विभाजित करके मेघालय बनाया गया। कौन कौन? मणिपुर तथा त्रिपुरा पहले संघ राज्य क्षेत्र थे, तो पुनः असम को विभाजित करके मेघालय को राज्य बनाया गया। इस प्रकार से 1971 पर मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय राज्य का जो है गठन हुआ। इसके पहले यूनियन टेरिटरी थे ये मणिपुर और त्रिपुरा। और ये अगर आगे बात करें तो सिक्किम 1975 में इसको विलय किया गया था। तो सिक्किम जो है 1975 में एक ऐसा राज्य है जो जन्म के आधार पर ये शामिल हुआ किया गया था 36वें संविधान। कौन से? सिक्किम जो है याद ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। 36वें संविधान संशोधन 1975 में जो है इस राज्य को पूर्ण दर्जा मिला था। इसमें अनुच्छेद 2 का के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया भी गया है, अनुच्छेद 2 का के अंतर्गत। और ये पूर्वोत्तर की 7 बहनों में से शामिल नहीं है। पूर्वोत्तर की 7 बहनें कौन कौन से हैं? असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम और भी हैं। तो इस प्रकार से वो 7 हैं सिक्किम को छोड़ करके। और अगला देखें तो मिजोरम जो है ये 1986 में जो है मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना था। कब? 1986। ये 96 है, यहाँ पे 1996 यहाँ होना चाहिए। ये 1986 पे जो है क्या बना? 1986 पर मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना था 1986 पर। इसके बाद आगे देखें तो अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 में ये बने। तो 1987 में असम को पुनः विभाजित करके अरुणाचल प्रदेश बनाया गया। किससे विभाजित करके? असम को पुनः विभाजित किया गया। असम को पहले विभाजित किया गया तो मेघालय बनाया गया था, अब पुनः विभाजित किया गया तो अरुणाचल प्रदेश बनाया गया। तो अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? नेफा था। नेफा का फुल फॉर्म क्या होगा? नेफा का फुल फॉर्म ये है कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो नेफा का फुल फॉर्म क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी।
तो अरुणाचल प्रदेश को पहले इस नाम से जाना जाता था, नेफा के नाम से जाना। तो इसी वर्ष जो है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था इसको? 19 दिसंबर 1987 को। तो इस प्रकार से यह भारत का 25वां राज्य बना, जो कि पहले केंद्र शासित प्रदेश था। पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था गोवा, और फिर इसके बाद जो है पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिला। आगे देखें तो छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश राज्य से अलग हुआ। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से विभाजित कर 16 जिलों को मिलाकर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया, मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य को। इसके बाद है उत्तराखंड जो है 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश को विभाजित करके नया राज्य बनाया गया था। तो उत्तराखंड को कब विभाजित किया गया? 9 नवंबर 2000 को, और ये 1 नवंबर 2000 को। इसके बाद झारखंड है। झारखंड को 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार से अलग करके बनाया गया। इसके बाद आती है तेलंगाना का तो है 2 जून 2014 को जो है किससे? ये आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके बनाया गया। किसकी समिति पर के सिफारिश पर? जो है श्री कृष्णा कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया। इसके बावजूद भी अपने भारत में ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे भाषा के आधार पर भी डिमांड की जा रहे हैं, जिनमें से बोडोलैंड है, गोरखालैंड है, हरित प्रदेश है, और बुंदेलखंड है, मिथिलांचल जैसे नवीन राज्यों का भी डिमांड की जा रही है। इस प्रकार से कुछ ऐसे राज्य क्षेत्र हैं जिनके नामों में भी परिवर्तन किया गया है, उनके बारे में थोड़ी देख लेते हैं। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं कौन कौन से जिनके नाम में शुरू से लेकर अब तक परिवर्तन किया गया है, उनके बारे में देख लेते हैं। तो संयुक्त प्रांत पे एक ऐसा पहला राज्य है, कौन सा? संयुक्त प्रांत एक ऐसा पहला राज्य था जिसका नाम 1950 में क्या बदल कर क्या रखा गया? उत्तर प्रदेश रखा गया। और दूसरा है 1969 में मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु रखा गया। तमिलनाडु का पुराना नाम मद्रास है। फिर 1973 में मैसूर का नाम कर्नाटक रखा गया। तो कर्नाटक का पहले नाम क्या था? मैसूर था। इसी तरह लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं अमीन दीवी का नाम, ये गलती हुआ यहाँ पे, अमीन दीवी का नाम लक्षद्वीप भी रखा गया। तो लक्षद्वीप का पहले नाम क्या था? लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं अमीन दीवी था। तो 1969 में मद्रास का नाम तमिलनाडु, 1973 में मैसूर का नाम कर्नाटक, और इसके बाद 1950 में जो उत्तर प्रदेश रखा गया। फिर क्या नाम? संयुक्त प्रांत से नाम बदल करके। और 1973 में भी एक और लक्षद्वीप नाम रखा गया, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीन दीवी। तो इस प्रकार से अगला है 1992 में भी संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नाम क्या रखा गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मतलब नेशनल कैपिटल क्षेत्र को यहाँ पे बोल सकते हैं, दिल्ली रखा गया। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया। कब? 1992 में। यह संशोधन 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा हुआ था। और वर्ष 2006 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड रखा गया। और फिर इसी वर्ष 2006 में पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी रखा गया। और 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा रखा गया। इस प्रकार से हमने यूनियन टेरिटरी के बारे में देखा, स्टेट एवं यूनियन टेरिटरी के बारे में देखा, किस संविधान के किस भाग में इनको उपबंध किया गया है, और क्या क्या चीज़ें विशेष उपबंध की बातें हैं। और लास्ट में हमने ये भी देखा कि कौन से राज्य का नाम बदलकर क्या रखा गया और कब रखा गया, उनके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा किया। तो आशा है कि ये इस पूरे पॉइंट आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों के हिसाब से या फिर एग्ज़ाम की दृष्टि से सही है तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों को।